नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के साक्षात्कार में हमारे साथ हैं आदरणीय के.एन. गोविंदाचार्य जी। सर, आपका स्वागत है। आज इनसे हमारा साक्षात्कार होगा और हम बहुत सारी बातें करेंगे गोविंदाचार्य जी से। लेकिन आज एक बड़ी खबर अभी भी आई है थोड़ी देर पहले कि केंद्र सरकार ने 3 जो कानून हैं, कृषि कानून, वो वापस ले लिए हैं। सबसे पहले हम गोविंदाचार्य जी की प्रतिक्रिया चाहेंगे जो आज कानून वापस लिए हैं, और साथ ही मोदी जी ने ये भी कहा है कि मैं देश से माफ़ी मांगता हूँ, वापस ले लीजिए। मुझे तो जो कुछ भी हुआ वो सब सुखद सा लगा। संवाद बढ़ेगा, संवाद परिणामकारी भी होगा, और आंदोलनकारी हो या सरकार हो, दोनों के बीच सौमनस्य इससे बढ़ेगा और वार्ता परिणामकारी होगी, सुखद होगी समाज के लिए। मैंने तो इसी भाव से इस सारे आज के सारी बातों को लिया है। हाँ, ये बात बहुत पहले भी हो सकती थी, लेकिन उससे क्या होता है, जब जगे तब सवेरा, देर आए दुरुस्त आए तो अब कम से कम आगे परिणामकारी दिशा में बढ़े। तो जैसे उदाहरण के लिए हमने आंदोलन की शुरुआत में ही 3 बातें रखी थी। पहला था कि MSP के बारे में कहा ही है गारंटी की बात सरकार ने, और उसको कानून की शक्ल देने में कहाँ आपत्ति होना चाहिए। और MSP से कम में कोई ना खरीदे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकार हो, इसमें सबका हित है। दूसरी बात थी दूसरे अध्यादेश के बारे में, ये जो SDM, ADM, कलेक्टर को फाइनल अथॉरिटी आर्बिट्रेशन में बना दिया। पहला कहना था कि नहीं, उसमें किसानों के भी लोग रहें, एक की जगह अध्यक्षता DM करें, लेकिन 11 लोगों का समिति बन जाए, इसमें किसानों के इंटरेस्ट भी रिफ्लेक्ट हो जाए। तीसरा, नॉन एसेंशियल गुड्स में जो हटाया गया है जिनसों को, थोड़ा एक बार देख लें। अब चावल गेहूँ आदि को हटाना एक्चुअली क्या है नहीं है एक अलग पक्ष है, भावनात्मक पक्ष अलग है। सबको साथ ले चलने के लिए उस विषय को होल्ड पर रखे तो हर्ज नहीं है। तो अभी कोर्ट ने तो उसको होल्ड पर रखा ही, किया ही था जी। तो भैया अमली जमा अपनी ओर से आगे बढ़ने में दो, जैसे आज अपनी ओर से सरकार आगे बढ़ी, सुखद है कि ऐसा कर संवाद बढ़ाने से कोई घटता नहीं है, किसी की प्रतिष्ठा भी घटती नहीं है। इसकी क्या वजह मानते हैं आप, जो तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, क्या वजह हो सकती है? मैं मानता हूँ कि उनको लगा होगा कि यही हित में है, जन के हित में है, और आंदोलनकारियों का दबाव भी इसमें काम आया। सब लोगों ने सलाह भी दिया होगा और लोगों ने उनको कहा होगा, तो इसमें से उनको लगा कि यही ठीक है भाई, इसमें अपनी जिद क्यों रखना, आगे बढ़ना चाहिए मिलकर। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले, जितना भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट लैंड है, ये लगा बीजेपी को हाथ से सरकता हुआ। इसका एक असर देखने को मिला है? पता नहीं, मुझे इसका अंदाज बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये किसानों के मुद्दे वोट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए व्यापक दृष्टि से ही सब कुछ किया गया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैं नियत पर आरोप क्यों लगाऊँ। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा, अगला सवाल, जो हमारी वर्तमान केंद्र सरकार है, बहुत सारे लोगों का आरोप है कि ये कॉरपोरेट हाउसेस के माध्यम से चल रही है। यहाँ तक कि जो किसान आंदोलन में कुछ लोग बैठे थे, मेरी उनसे बात हुई थी, उनका कहना था कि 3 लोग सरकार चला रहे हैं, अडानी, अंबानी और मोदी जी। ये थोड़ा स्थिति का ओवर सिंप्लीफिकेशन है। नरेंद्र जी फाइनल अथॉरिटी के नाते रहते हैं, रहना भी चाहिए, है भी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए अंबानी, अडानी और बाकी चला रहे हों, ये ओवर प्लेइंग है, इसलिए इसका अर्थ में ऐसा मैं सहमत नहीं हूँ। नरेंद्र जी को इतना कमज़ोर मैं नहीं मानता कि कोई उनको घुमा लेगा। ये विपक्ष के लोग हैं या जो विरोधी हैं मन से, वो कुछ सोचते हो तो बात अलग है। चलिए, आपने नरेंद्र जी की बात की है, आपने कई प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया है और कई प्रधानमंत्रियों को आपने देखा भी है। नरेंद्र जी हैं और दूसरे प्रधानमंत्री हैं, आपके विश्लेषण कैसा है? देखिए, सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है, इसमें कम ज़्यादा की बात नहीं होती है। अब हर एक के अपने विशेष गुण होते हैं जी। जैसे जो ड्राइव है, इनिशिएटिव है, डिसीजन मेकिंग फैकल्टी है, वो अत्यंत शार्प है नरेंद्र जी की। ही इज़ ए डूअर, और डूअर की तो प्रॉब्लम्स आती ही हैं। जी।
और उसमें हाँ ये बात अलग है कि इसमें अभी कई काम बहुत अच्छे हुए हैं जो साहस के कारण हो पाए। अब उसमें और भी काम हो जाए, ये भी उनके गुण हैं। तो हर एक के गुणों को अगर आप देखें और देश के लिए उपयोग हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। इसलिए हम नुक्ताचीनी में लगने की बजाय जिसको पॉजिटिव दृष्टि से देखें तो अटल जी के अपनी विशेषता थी और नरेंद्र जी की अपनी विशेषता है। अटल जी नरेंद्र जी नहीं हो सकते थे, नरेंद्र जी अटल जी नहीं हो सकते। इसलिए हर एक का व्यक्तित्व है। इसमें मैं मानता हूँ कि बहुत साहसिक दृष्टि से सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर निर्णय लिया गया है और सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर बहुत कुछ करना शेष है, कसर है। मेरा अगला सवाल रहेगा सर कि 65 साल कांग्रेस की सरकार रही इस देश में। ख़ास तौर से मैं सामरिक जो फ्रंट है हमारा, उस पर ये आपसे आपकी तवज्जो चाहूँगा कि सामरिक क्षेत्र में मोदी जी की सरकार कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, उससे पहले कांग्रेस ने क्या कार्य किया था? नहीं, इसमें तुलनात्मक तो नहीं हो सकता। हर युग की अपनी अपनी चुनौतियाँ होती हैं। मैं मानता हूँ कि विदेशी ताकतों को अंडर एस्टिमेट किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में। चीन के आक्रमण के समय प्रतिरक्षा की तैयारी बहुत कम पड़ी और देश को एक अपमान सदी का महसूस हुआ और पंडित नेहरू जी को भी बहुत इसका धक्का लगा और वास्तव में वो इसको डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन ऐसा हो गया। अब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी इनिशिएटिव लिया। अब इंदिरा जी के सबल नेतृत्व का ही परिणाम था बांग्लादेश बना। अब उन्होंने कई कारणों से फिर उसको इंडिपेंडेंट राष्ट्र के नाते किया, भारत के साथ विलीनीकरण नहीं किया, कई कारण थे। उसी तरह से इस बार प्रतिरक्षा तैयारियां पहले की तुलना में तो बहुत अच्छी हैं। जिस तरह से डोकलाम में प्रोटेस्ट हुआ, ये कोई कम बात नहीं है। जी। और चीन जैसा विशाल देश अपने स्वाभिमान के साथ भारत काम कर रहा है, ये कोई कम बात नहीं है। डिफेंस प्रोडक्शन आदि के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसलिए आप आधा गिलास भरा है देखना तो देखिए, आधा गिलास खाली है तो देखिए। तो और अच्छा होना चाहिए, हमेशा रहेगा, हर एक के लिए रहेगा। सर, वर्तमान सरकार का जो अगर हम आर्थिक मोर्चा देखें तो जैसे नोटबंदी रही है, GST रही है, दूसरे कारण रहे हैं और लॉकडाउन रहा पीछे कोविड की वजह से, बहुत सारी परेशानियां और अव्यवस्थाएं रही बीच में। आप अगर इसका विश्लेषण करते हैं इन सब चीज़ों का तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि देखिए, जैसे नोटबंदी की बात थी, हमने तब भी कहा था और अभी मेरा मत है कि वो उतना प्रोडक्टिव कदम नहीं था और उससे बहुत लाभ हुआ हो उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए आप किए थे, वैसा भी हमको नहीं दिखा। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जिस तरह से गरीबों की दृष्टि से व्यवस्थाएं की गई हैं, वो व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। लागू होने के लिए जितना और सबका सहयोग और सक्रियता होनी है, उसमें थोड़ी कमी है। इसलिए परिणाम जितने और ज़मीन पर अच्छे दिख सकते हैं, उसमें कुछ कसर ज़्यादा ठीक होना चाहिए। तो अगला सवाल मेरा ये रहेगा गोविंदाचार्य जी कि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक हम कई मायनों में से रिसर्च अनुसंधान वर्ग के हमारा, चाहे वो मेडिसिन का लेकर हो, चाहे वो सामरिक चीज़ों का लेकर के हो, उसमें बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हमने को नहीं मिल पाई हैं हमारे अपने स्तर पर। उल्टा भी है। आप फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में देखिए तो भारत बहुत बड़ा उत्पादक देश बन गया है जी। अन्य देशों को भेजने की ताकत आ गई है जी। इसलिए आप उतना भी पेसिमिस्टिक होकर नहीं चित्र दिखता है। लेकिन इसमें एक और पहलू है जो मैं मानता हूँ कि भारत धीरे धीरे 3 प्रकार की खुमारियों से उबर गया है। जी। एक है विभाजन की खुमारी, दूसरा उपनिवेशवाद की खुमारी से उबर रहा है जी। और तीसरा खोखले समाजवाद की धारा से उबर रहा है। नौजवान तो विशेष तौर पर इन खुमारियों से मुक्त हो रहा है। इसलिए आगे का भविष्य देश का तो बहुत अच्छा है और नई पीढ़ी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, ज़्यादा रिस्क टेकिंग है। हम लोग जब नौजवान रहे होंगे उस समय की तुलना में देखता हूँ
फॉल बैक पोजीशन भी बहुत है, और भारत में ही नहीं बाकी जगह भी ऐसा भारत कर पा रहा है। हाँ, इसमें और बहुत कुछ होने की आवश्यकता है। इसमें गड़बड़ी कहाँ है मैं बता सकता हूँ कि उपनिवेशवाद के ज़माने में अंग्रेज़ों ने अपने देश में एक तरह की व्यवस्था जो खड़ी की थी, चाहे कार्यपालिका की हो, विधायिका की हो, न्यायपालिका की हो, सब भी जो किया था, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, न्याय की हो, इन सब की डिज़ाइन जो बनी थी वो शोषण, लूट, उसके उद्देश्य से बनी थी। तो डिज़ाइन तो उसकी यही बनी है, तो उसके कारण उसी को हमने आगे ले लिया, लागू रखा, कंटिन्यू किया। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। लक्ष्य की भूल हो गई है, दिशा की भूल हो गई। नहीं तो भारत की इतनी ताकत है, जिसको आप सोशल कैपिटल कहिए, कल्चरल ट्रेडिशंस कहिए, मिलाकर कल्चरल कैपिटल कहिए, वो दुनिया में किसी भी देश से ज़्यादा है। भारत की ग्रोथ रेट 7, 8, 10 क्या हो सकती है, 20% भी जा सकती है। केवल उस अस्मिता को अपील हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, अरे भैया भारत की समृद्धि का रहस्य है, जलाशय थे 200 साल पहले, 100 साल पहले भी अगर आप देखेंगे तो हर गांव में 4 तो कम से कम तालाब पोखर थे। अब वो सब पट गए हैं बहुत से। अब भी जलाशय को खड़ा करने का काम करे पहले आज़ादी के बाद 10 वर्षों में, तो वो होना था जी जी, वनीकरण का होना था। देखिए 15-33% होना चाहिए फॉरेस्ट कवर, और घट गया 15, कैसे कहते हैं 8% है। पहले तो उसको ठीक करना चाहिए था। जी जी जी, सही कहा। उन सब का एड्रेस नहीं किया। भारत की अपनी शिक्षा पद्धति थी, भारत की अपनी मेडिसिन की पद्धतियाँ थी, उन सबको आपने दकियानुसी करा। उपनिवेशवाद के ज़माने की एक परसेप्शनल डिस्टॉर्शन के शिकार होकर भारत को यूरोप के नज़रिए से जो देखने की आदत सी बनी थी, उससे हमको पहले उबरना था, आत्मविश्वास के साथ बढ़ना था। जाइंटिसिज्म जो पहले किया, अरे भैया पहले लंगोटी चाहिए तब टोपी चाहिए। उस हिसाब से जमीन, जल, जंगल, जानवर, सुरक्षा, प्रतिरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर जोर देना था। हमने वो नहीं किया। तो सर, ये जो मैकाले की पद्धति रही है शिक्षा की आज तक हमारे पास, जो अभी आप कह रहे हैं, हम किस तरह से इससे छुटकारा पा सकते हैं, और हमारा नया सिलेबस या नया सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या हो सकता है बच्चों के लिए और जवानों के लिए? उसमें भैया जिले को, पंचायत को आप कॉन्फिडेंस में लीजिए। अब जैसे हमारे देश में 127 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं जी। अब छोटी सी बात बताते हैं, गर्मी की छुट्टी होने की क्या ज़रूरत है, रविवार को छुट्टी होने की क्या ज़रूरत है? अरे भैया यूरोपीय देशों में रविवार वगैरह जो बना उसकी एक थियोलॉजिकल भी विषय है, और रविवार को उनको चर्च जाना है, इसलिए उन्होंने व्यवस्था की। रूटीन 10 से 4 क्यों की भारत में? सुबह से क्यों नहीं कर सकते? यहाँ तो सूर्य की पहले से उदय हो जाता है। जी जी, इंग्लैंड में 10 बजे होता होगा। जी जी, तो वही की बात यहाँ क्यों लाए हम? जी। अरे साहब बजट आप देखिए, बजट होता था जी जी जी, इस हिसाब से होता था कि वो हुक्मरान महोदय वहाँ बैठकर ठीक से सुन सकें। तो ये सब तो बदल होते ही देश की ऊर्जा अस्मिता को अपनी लिस्टी है। आप चलिए राजस्थान में लापोडिया गांव में देख लीजिए, वहाँ पर जल, जंगल, जमीन और जानवर के संरक्षण का क्या प्रतिफल मिलता है। समृद्धि भी है, संस्कृति भी है। ऐसे तो हजारों हम स्थान अब देश में देख सकते हैं। हम भारत को भारत के नज़रिए से देखें और व्यवस्थाएं खड़ी करें, न कि यूरोप के। जी जी, और यूरोप को भी भारत के नज़रिए से देखें। अरे भैया वो 2000 साल पहले क्या थे? सिल्क रूट के व्यापार में चीन से या भारत से सामान जाने के पहले उनकी क्या स्थिति थी? हम उनकी बात को थ्रू प्रमाण मान लें। ये तो हमारे अंदर के स्मृति भ्रंश का परिणाम है। इसलिए स्मृति लोप और स्मृति भ्रंश से बाहर निकलें अपने तरीके से। अब देखिए न्यूजीलैंड है, हॉलैंड है, डेनमार्क है, वहाँ डेयरी है, फिर और पढ़ाई में रुचि न्यूजीलैंड में लोगों में बहुत कम है, कॉलेज एजुकेशन की बहुत रुचि कम है। तो भी क्या वो अपने को कम मानते हैं दुनिया में? उनकी अपनी वक़्त है डेयरी की, इसलिए वहाँ पर कोई आप बेहतर कर लीजिए। गोबर उठाने के लिए आप अपनी व्यवस्थाएं कर लीजिए,
उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट जो होंगे, उसके जो अपने प्रोडक्ट्स फाइनल प्रोडक्ट्स होंगे, सबको तो देखिए, उसको एग्रीकल्चर से तो जोड़िए, कृषि गोपालन को मिला करके भी तो देखिए, जलाशय बढ़ाइए, फॉरेस्ट कवर बढ़ाइए और मनुष्य गौ का अनुपात बेहतर करिए, तो आपकी समृद्धि अभी की समृद्धि से चौगुनी हो जाएगी। अपनी राह पर चले, हम जिधर चलेंगे वो राह होगी आत्मविश्वास। शिक्षा के बारे में भी, अरे भैया 200 साल पहले हमारी शिक्षा की स्थिति क्या थी, आज भी स्थिति क्या है। अभी इंडिजिनस विजडम का हमने क्या किया, पारंपरिक ज्ञान परंपरा को हमने कहाँ महत्व दिया है, चिकित्सा के क्षेत्र में हमने कहाँ महत्व दिया, शास्त्रों को हमने तो अपमानित किया है, शास्त्रज्ञों को कोने पर बिठा कर रखा, अंग्रेज़ी जो नहीं जानते हैं वो मानो मूढ़ हैं, ये कल्पना हमने खड़ी की। हमने अपने देशवासियों का मनोबल गिराया साहब, सम्मान नहीं दिया है उनको, और कहीं कहीं का आयातित लोगों को बुद्धिमान समझ लिया है। तो ये जो सब बातें आप बता रहे हैं गोविंदाचार्य जी, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि 65 साल जो कांग्रेस ने शासन किया, उसने ये सब चीज़ों को नहीं उभरने दिया, भारतीय अस्मिता को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय गौरव को शायद नहीं उभरने दिया। हम इसको पार्टीबाजी के नहीं, पार्टीबाजी से बड़े विषय हैं, मैं ये मानता हूँ। अब उसकी हर दल की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी एक टेन्योर में क्या हुआ नहीं हुआ, हम तो और कह रहे हैं भैया आज से भी शुरू करो ना, आज से शुरू करने में जो और तेज़ी से कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ भैया गौ रक्षा का केंद्रीय कानून तो बना दीजिए, जैविक कृषि को, गौ आधारित कृषि को प्रोत्साहन तो दे दीजिए, जलाशय अब 2.5 लाख पंचायतें हैं, तो भैया साल भर में आप 10 लाख, हर गांव में 4 तालाब क्यों नहीं कर सकते, 2.5 आप पंचायतों में 10 लाख तो वाटर बॉडीज क्रिएट कर दीजिए, फॉरेस्ट कवर में आप प्रोत्साहन दीजिए। हमारे मयंक गांधी ने बीड जिले में सबसे गरीब ज़िला है, उसमें परड़ी सबसे कमज़ोर तहसील, उसमें किसानों को लाभान्वित किया है फलदार वृक्षों के द्वारा। आप भी प्रयोग करिए, सरकार को इन बातों के अनुकूल बनाइए, समाज को आगे रखिए। आपने जलाशयों की बात करी है, मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि गांव में जलाशय, जो गांव की संस्कृति थी, अर्थव्यवस्था थी, उसमें जलाशयों का बहुत बड़ा काम था, लेकिन उसमें एक कल्हड़ हुआ करता था। हाँ। जैसे जलाशय होते थे, ऐसे वहाँ पर एक कल्हड़ होता था, मतलब कल्हड़ मतलब एक ज़मीन होती थी जो सबकी होती थी। हाँ, हाँ। और जिन ग्रामीणों के पास में पशु होते थे और ज़मीन नहीं होती थी, खेती की ज़मीन नहीं होती थी, तो वो अपने पशुओं को वहाँ पर जाकर के चारा खिलाते थे, वो ख़त्म कर दी गई। खत्म, गोचर ज़मीन खत्म हो गई जी, गोचर ज़मीन खत्म हुई। मैं मानता, इसीलिए अभी की स्थिति में भी भैया जगिए जी, अभी की स्थिति में भी लाभदायी गौपालन कैसे हो देखिए, कम से कम खर्च में अधिक से अधिक रिटर्न्स कैसे आवे, इसकी प्लानिंग करिए, नस्ल सुधार की विशेष व्यवस्थाएं करिए, कृषि गौ विज्ञान केंद्र बनाइए, कृषि केंद्र भी लोगों के बीच जाए, एक्सटेंशन सर्विसेज को मजबूत करिए, टेक्नोलॉजी में कौन सी टेक्नोलॉजी हमें मुफीद आएगी, तो मिश्रित फसल कैसे हो, बहुफसली खेती कैसे हो, सिंगल क्रॉप, मोनो क्रॉप जिसको कहते हैं, कल्चर कहते हैं, या कैश क्रॉप, केवल इसी पर ध्यान न जाए, कृषि को जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। ये सब तो भारत को भारत के नज़रिए से देखकर देखना करेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि हम तो संस्कृति के अधिष्ठान पर समृद्धि पा सकते हैं। बाकी देशों की जो स्थिति, उनका इतिहास भूगोल अपने ढंग का, हमारा इतिहास भूगोल अपने ढंग का, इसका ये हमारे पास जो प्लस पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी का, उसका एडवांटेज लीजिए। तो अपनी यूएसपी क्या है, अपना स्वॉट एनालिसिस क्या है, वो हम ठीक कर लें, तो देखिए 10-20 साल में हम कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। सर, आपका बहुत सारे विषयों पर बड़ी अच्छी पकड़ है, अर्थव्यवस्था हो, इकोलॉजी हो, और हमारी संस्कृति हो, शिक्षा हो। तो जो नए बच्चे हैं, जो नए युवा हैं, आप उनको हमारे समग्र विकास के लिए, भारतवर्ष के समग्र विकास के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कह रहे हैं कि भैया देव दर्शन, नवतीर्थ दर्शन, इसको महत्व दीजिए। जहाँ समाज में जो लोग अपने मन से अच्छे काम कर रहे हैं, वो सब स्थान हो गए नए तीर्थ, और जो कर रहे हैं वो हो गए नए देवता। इसलिए नौजवान पीढ़ी को, स्कूलों को, कॉलेजों को सप्ताह में 1 दिन, 10 दिन में 1 दिन, 20 दिन में 1 दिन ऐसे स्थानों का विज़िट कराना चाहिए और ऐसे देवताओं से इंटरेक्शन कराना चाहिए। सर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मुझे याद आया अचानक, जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, 4 धाम हैं, हरिद्वार हैं,
मैंने देखा कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो आजकल उसको एक एंजॉय स्पोर्ट बना जी रहा हाँ, है। वहाँ जाकर शराब पीते जी हैं, हाँ, जी हाँ। पत्नियों के साथ जी हाँ। उधर जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे जो पवित्र स्थल है? हाँ, मैं चाहूँगा कि देखिए, तीर्थाटन को पर्यटन मत बनाइए, जी जी जी। तीर्थाटन को तीर्थाटन रहने दीजिए। जैसे अब काशी की बात मैं जानता हूँ, मैं काशी में रहा हूँ जी भैया। आज मैं 64 योगिनियों का मंदिर खोजूं तो कहाँ खोजूं? विनायकों का 56 विनायक है, 8 विनायक विशेष है, कहाँ मैं खोजूं? 51 शक्तिपीठ है, 12 ज्योतिर्लिंग है, वो कहाँ कहाँ है, मैं कहाँ खोजूं? इसलिए टूरिज़्म ही करना है तो ये चीज़ें हाईलाइट कहाँ होगी? हेरिटेज की तरफ हमने कहाँ ध्यान दिया? हेरिटेज साइट्स आप गौर करिएगा तो अमेरिका में 10 लाख के लगभग हेरिटेज साइट्स हैं, इंग्लैंड में 6 लाख हैं। भारत वो तो बच्चा समाज है सब, भारत तो हज़ारों साल के हेरिटेज है, बहुत समृद्ध है। लेकिन क्या है, नेशनल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और स्टेट का मिला करके 4000 के लगभग साइट्स रिकॉग्नाइज्ड हैं। अरे एक एक ज़िले में है। एक बार आप ज़िले का इतिहास, ज़िले का भूगोल, ज़िले के रिसोर्स एटलस, ज़िले की हेरिटेज, तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अगर आप करेंगे तो कल्चरल प्लानिंग लिंक्ड विद इकोनॉमिक प्लानिंग, तो बूस्ट मिलेगा। अच्छा, अब ये है कि हमारा इंटरव्यू अंतिम चरण में आ पहुँचा है। आपसे आरएसएस की बात ना की जाए तो बात इंटरव्यू मुझे लगा पूर्ण नहीं होगा। तो आपने बहुत समय काम किया है आरएसएस के साथ। जी हाँ। और आरएसएस को आपने ज़िंदगी दे दी। मैं मान के चलता हूँ कि पूरा जीवन आपने संघ को दिया है। नहीं, जो भी मतलब बचा है, मतलब आप भी आज भी आप दिल से हाँ, स्वयंसेवक हैं। संघ ने आपके साथ कितनी वफा की है? पूरा किया है। हम देखिए, यही मैं, लोगों को एक दो गलत फहमियाँ हैं। जैसे उनका आकलन ये बनता है कि मैं थोड़ा बड़बोला या असंयम, वाणी असंयम, या मैं बेबाक कुछ लोगों के अनुसार बोलता हूँ। तो उनको ऐसे सोचने वालों को लगता है कि मैंने मुखौटा कहा होगा तो अटल जी नाराज़ हो गए, फलतः मैं हाशिए पर हो गया, मुझे किनारे कर दिया गया। क्योंकि वास्तविकता ये बिल्कुल नहीं है। 2000 देखिए कि जो मुखौटा की बात आई थी 97 की है जी। और 98 में सरकार बनी फिर मैं, और पार्टी का भी इलेक्शन हुआ तो मैं महामंत्री ही रहा जी। अटल जी से उस विवाद का पटाक्षेप हो गया था। 6 अक्टूबर को निकला था अखबार में जी। 30 अक्टूबर को वार्ता के बाद ख़त्म हो गया और 98 में फिर महामंत्री ही रहा। 2000 में मैंने छुट्टी ली जब, तो पार्टी सत्ता में आसीन होकर, स्टेबल होकर ठीक हो चुकी थी। जी जी। हम 1983 से स्वदेशी वैश्वीकरण की खिलाफत, WTO की खिलाफत, और उस काल में मुझे लग रहा था कि और कुछ सोचना पड़ेगा, केवल पार्टी और सत्ता आधारित राजनीति से काम नहीं चलेगा। ये भी मेरे अंदर सुगबुगाहट थी। जब पार्टी स्वस्थ सत्ता में आ चुकी, स्टेबल हो चुकी, तो जब मैंने शुरुआत की थी तो उस समय में 2 सांसद थे। 85 में, हम 88 में पार्टी में लाए गए थे। अब 2000 में स्थिति ऐसी थी, मैं निश्चिंत हो सकता था। तब मैंने अपने ओरिजिनल कॉलिंग पर ध्यान दिया, बिना किसी शिकवा शिकायत के, सबकी सहमति से मैंने अध्ययन अवकाश लिया। न मेरी कोई अपेक्षा थी, न हमारी कोई उपेक्षा थी। और संवाद हमारा तब से अब तक है। आज भी पुराने मित्र हैं सब, तो हमारे प्रति स्नेह सम्मान ही रखते हैं। कुछ ऐसा पृथ्वी में गया था मीडिया में कि आप आडवाणी को जी को ज़्यादा पसंद करते थे। वो थोड़ा सा ये तो आडवाणी से पूछ लीजिए तो मालूम पड़ जाएगा कि हम कितना पसंद करते नहीं पसंद करते हैं। लेकिन दूसरी बात कहूँगा कि 88 में मुझे संघ के लोगों ने बीजेपी में काम करने के लिए बोला, और आडवाणी जी उस समय पार्टी अध्यक्ष थे। जी जी। और मुझे जो पहली जिम्मेदारी मिली, बीच सेशन था, टर्म के बीच में था। 4 महामंत्री हो सकते थे संविधान के अनुसार, 4 थे ऑलरेडी। तो मेरे लिए और डिस्टेबलाइज किया जाए सिस्टम में, इसके बजाय मुझे राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य, अध्यक्ष का विशेष सहायक और महामंत्री का इक्विवेलेंट ये बनाकर रखा गया।
वो 88 से लेकर 91 तक था, 89 से 91। 91 में जब जोशी जी अध्यक्ष बने तो मैं महामंत्री के नाते स्थापित हुआ। तो 88 से लेकर मैं जो काम में आया हूँ, उस समय अडवाणी जी 91 तक थे, 91 से 93 जोशी जी थे, और मैं जो काम दिया गया मैंने किया। और 93 में फिर अडवाणी जी बने थे, फिर मैं महामंत्री था। उसके बाद वो होम मिनिस्टर बन गए थे, तो आपको मालूम है बंगारू लक्ष्मण अध्यक्ष बने थे। फिर वेंकैया बने, बंगारू बने, या पहले वेंकैया फिर बने, और वहाँ बंगारू बाद में बने। बाद में जना कृष्णमूर्ति अध्यक्ष हुए, बाद में कुशाभाऊ ठाकरे अध्यक्ष हुए। इन सब दायरे में मैं रहा और महामंत्री ही रहा। इसलिए ये जो है उसके कारण है क्रोनोलॉजी का सबको हमेशा स्मरण रहे जरूरी नहीं है। और इत्तेफाक था कि अडवाणी जी अध्यक्ष थे, इसलिए उनका विशेष सहायक, और जो उन्होंने काम बताए थे उस समय वो सब मैंने एग्जीक्यूट किया। आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया था अपने लिए कि मेरी बेबाकी। हाँ, तो क्या कुछ लोग असुरक्षित महसूस करते थे आपकी जनरल नॉलेज या आपके वक्ता होने से या आपकी जानकारी से? हमको लगता क्या विश्लेषण रहेगा आपका इस बात को लेकर? हमको तो ऐसा कोई, देखिए, कोई मुझसे आकर कुछ ही तरह के असुरक्षा या ऐसी कुछ बात कहता या कहीं से मुझे सुनाई पड़ता, सर ये बातें आदमी महसूस करता है? नहीं, हमने तो बिल्कुल महसूस नहीं किया। और लोगों ने आपके सामने कुछ लोग असुरक्षित महसूस करते रहे हैं आपकी? मुझे इसका ज्ञान सच कहता हूँ बिल्कुल नहीं है, पहली बात जी। दूसरी बात, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं था, अभी भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। इसलिए और मुझे शुरू से ही तय था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और अपनी ओर से बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं करूंगा, और अपनी ओर से मैं कोई रैली में भाषण वगैरह नहीं करूंगा, ऐसा सोचा ही था। तदनुसार मैंने निभाया। इसलिए हमसे किसी को इनसिक्योर होने का, सत्ता स्पर्धा में तो मैं कहीं भी नहीं था जी, वो होने की सोचता भी नहीं था, अभी भी नहीं सोचता हूँ। सर बेबाकी तभी आती है, ये मालूम। हम तो अपनी बात कहते थे देश, सत्य, न्याय, देश, धर्म के बारे में। पार्टी के अंदर भी मैंने अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रखा होगा, दृढ़ता से बात रखी होगी, बाहर तो नहीं। जहाँ फोरम था वहाँ मैं चुप जरूर नहीं रहता था, मुझे जो ठीक लगता था उचित फोरम पर मैं जरूर बात करता था। अडवाणी जी भी इस बात से परिचित हैं, पीड़ित थे ऐसा मैं नहीं कहूँगा, परिचित थे, हमारे प्रति बहुत स्नेह रखते थे। वैसे अटल जी भी, और मैं मानता हूँ कि जब अटल जी प्रधानमंत्री बनाए गए सबसे उपयुक्त तो वही थे, इसलिए मुझे तो उसमें कहीं हमारे मन में कोई द्वंद्व हो, असमंजस हो, या कहीं डिप्रेशन हो, कहीं हो, आज तक भी नहीं है। मैं स्वस्थ हूँ। अच्छा सर, मेरा आखिरी कुछ सवाल है आपसे। अगर आप साक्षी भाव से, गवाह के तौर पर साक्षी भाव से बिल्कुल के.एन. गोविंदाचार्य का जीवन देखते हैं तो क्या कहेंगे आप? विश्लेषण क्या करेंगे? हम बहुत संतुष्ट हैं, और जिस लक्ष्य को लेकर शुरू किए थे हम, उस लक्ष्य पर आज भी हम कायम हैं। लक्ष्य दो थे मेरे। एक, देश के हर नागरिक की बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति हो जी। दो, हमारा देश दुनिया का विश्वगुरु बने जी। आज भी मैं उसी के लिए लगा हूँ। अब जैसे मेरा मानना है, भैया ये आप स्वयं सोचिए, अपना कैलाश मानसरोवर, अब कैलाश मानसरोवर में कैलाश रहे भारत के आधिपत्य या कब्जे या निर्देशन में, और मानसरोवर काशी विश्वनाथ भारत के, और कैलाश मानसरोवर चीन के। क्यों? अरे किसी आदमी का चेहरा एक का रहेगा, क्या पीठ दूसरे की रहेगी? तो क्यों हुआ और ये कब से हुआ? इसका होना चाहिए। भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग बना रहे, बना रहेगा, ये संकल्प है। अब मान लीजिए हम ये कहते हैं, इसमें बहुत कुछ सोचना पड़ सकता है। अरे भैया, ये नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट ही कब से आया? ये मैकमोहन लाइन ही कब से आई? क्यों नहीं ठीक ढंग से रीनिगोशिएशन की ओर बढ़ना चाहिए? उसमें कैलाश मानसरोवर तो भारत के साथ मानस है, वहाँ जाने में कि इतनी ज़्यादा परमिशंस की बाढ़ क्यों बाढ़ बनाई जानी चाहिए?
सर, आपने हमसे बात की, हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।